अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिकल वर्क आप लैब में करेंगे। वही थ्योरी जो 1000 वर्ड एक पिक के बराबर होता है। पिक जो है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक मरतबा कर लीजिए, कभी नहीं भूलते। लेकिन चूंकि थ्योरी कैसे परफॉर्म करना है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इससे पहले एक अच्छी सी बात, बेटा जब भी आपको कोई बड़ा कड़वे अंदाज में कोई इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन हर सूरत में फॉलो करो, क्योंकि उस वक्त वो आपके मिजाज के अगेंस्ट है। लेकिन बाद में एक टाइम आता है आपको पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन मेरे लिए कितनी अहम थी। तो याद रखें, अगर टाइमली आपको आपके मजाज के अगेंस्ट लग रही हो, आपको समझ ना हो, आप उसे फॉलो जरूर करें। जो आपके बड़े हैं, वालिदैन या टीचर, ये बड़े, ये नहीं है कि आपसे 6 महीने या साल बंदा एक बड़ा है जो आपका क्लास फेलो, उसकी बात मानना शुरू कर दें, वो तो आप उसी वक्त समझ सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा बड़े हैं तो उनकी बात को फॉलो करते हैं हमेशा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है कि जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है हमारे पास, ये किसी भी सल्यूट को किसी सॉल्यूशन से या किसी सल्यूट को किसी मिक्सचर से सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और की जाती हैं। किसके लिए? सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना। किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को अगर आपने निकालना है तो उसके अंदर एक न्यू सॉल्वेंट डालें जो सॉल्यूशन के अंदर इमिसिबल होगा और आप उसको शेक करेंगे। इसकी मदद से आप आने वाले न्यू इमिसिबल सॉल्वेंट की मदद से आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को निकाल लेंगे। ये आने वाला जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन के अंदर इमिसिबल, और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन की निस्बत आने वाले सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होता है। ये आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाती है कि किसी भी सॉल्यूशन में से उसके अंदर इमिसिबल सॉल्वेंट डालकर उस सॉल्यूट को निकाल लिया जाता है। और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन की निस्बत आने वाले इमिसिबल सॉल्वेंट जो कि इमिसिबल है सॉल्यूशन के साथ, उसमें इस आने वाले सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होता है देन सॉल्यूशन। तो बेटा टेक्निक देखें, द टेक्निक इन विच सॉल्यूट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इस टेक्निक में सॉल्यूशन से सॉल्यूट को हासिल करना है बाय शेकिंग सॉल्यूशन विद इमिसिबल सॉल्वेंट, के सॉल्यूशन को इमिसिबल सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे मिलाकर, इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल, और इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन की निस्बत ज्यादा सॉल्युबल होता है। यह टेक्निक ज्यादातर ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो प्रोडक्ट होती हैं वो एक्वस लेयर के अंदर मौजूद होती हैं, और एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट नेचर रखती हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस लेयर से अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर फ्रॉम एक्वस लेयर, के इसको ऑर्गेनिक लेयर को एक्वस लेयर से अलग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो ज्यादातर इमिसिबल सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर लिया जाता है, ईथर का इस्तेमाल करते हैं। ईथर एज ए इमिसिबल सॉल्वेंट के तौर पर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसको ईथर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं कि ईथर के जरिए सॉल्यूट को, ऑर्गेनिक लेयर को एक्वस लेयर से अलहदा करना। अब ये डिपेंड करता है ये किस तरह की प्रोडक्ट होती है जिसको अलहदा किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सच प्रोडक्ट
सेपरेशन ऑफ सच प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट को अलग करते हैं विच इज मोर, जो ज्यादातर वोलाटाइल नेचर की होती है और थर्मली अनस्टेबल होती है। इस टेक्निक के जरिए आप ऐसी प्रोडक्ट को अलग करते हैं जो वोलाटाइल होती है, जल्दी से वेपर में चल जाती है और थर्मली अनस्टेबल होती है। इस टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन जो पीछे पढ़ सकते हैं उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ये ऐसी प्रोडक्ट होती है, इसको आप क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन के जरिए अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हीटिंग प्रोसेस होता है। हीट देने पर ये प्रोडक्ट आग पकड़ लेती है और वेपर बनकर उड़ जाएगी, तो ये अलग नहीं। जबकि ये जो अभी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर हीटिंग प्रोसेस नहीं होता, इसलिए यहां पर ये आसानी से अलग हो जाएगी। ये रिलायबल और बेहतर मेथड है देन द क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, यहां ये आसानी से अलग हो जाएगी। अब जो हम अलग करने के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं ये आपके पास बना हुआ है, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग का मतलब अलग करना और फनल अलग करने वाली फनल। अब सेपरेटिंग फनल के अंदर हम पहले वो एक्वस लेयर लेते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक सल्यूट होता है, जिसको अलग होना होता है, उसे पहले ले लेते हैं। ये इसके अंदर हम एक्वस लेयर ले रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक सल्यूट मौजूद है, उसको अलग करना। इसके बाद हम इसके अंदर इमिसिबल सॉल्वेंट ईथर डालेंगे। इसके अंदर इमिसिबल सॉल्वेंट ईथर डालें। अब जब हम दोनों को डाल लेते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे लेयर बनाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर लेयर बनाता है। अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ये नीचे लेयर बनाएगा, और ईथर की डेंसिटी कम है, ये ऊपर लेयर बनाएगा। आने वाला जो ईथर है वो वाटर के साथ बिल्कुल इमिसिबल है, इमिसिबल ना हल पजीर है, इसलिए दो सेपरेट लेयर आ जाएंगे। द सेपरेट लेयर, क्योंकि एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो। लेने के बाद हम इसको दोनों को 15 से 20 मिनट तक शेक करेंगे, हिलाएंगे अच्छे तरीके से। हिलाने पर जो ऑर्गेनिक सल्यूट है वो आप यहां एक्वस लेयर से फौरन, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सल्यूट ईथर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। वाटर इनऑर्गेनिक नेचर का है, जो ईथर है वो ऑर्गेनिक नेचर का है। वो जैसे ही आपने शेक किया ये ऑर्गेनिक सल्यूट जो है फौरी तौर पर ईथर के अंदर चला गया, और जो इंप्योरिटीज हैं, इंप्योरिटीज बकाया जो है वो एक्वस लेयर के अंदर रह जाएंगी। किसके अंदर? एक्वस लेयर के अंदर रह जाएंगी। अब जाने की वजह क्या है? आपको एक असूल आपने पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। 9th में आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे के अंदर हल होता है। ऑर्गेनिक नेचर वाले सल्यूट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, और इनऑर्गेनिक वाले सल्यूट इनऑर्गेनिक में हल होंगे। इनऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट में हल होंगे। और आपको यह भी पता है कि जो ऑर्गेनिक होते हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सल्यूट यानी नॉन पोलर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर में हल होंगे। जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं ये पोलर होते हैं ज्यादातर, इसलिए इनऑर्गेनिक सल्यूट या जो पोलर है ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पोलर के अंदर हल होंगे। और जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये पोलर नेचर का है।
और इसके अंदर जो सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है, इसलिए वाटर में कम सॉल्युबल है। जो आपने ईथर डाला है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, वो नॉन पोलर है, इसलिए सोल्यूट जो है वो फॉरन एक्वस लेयर से ईथर में चला जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की और इमिसिबल सॉल्वेंट की नेचर एक है, ऑर्गेनिक नेचर है, और वो ईथर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। बेटा इमिसिबल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को इसलिए हम 15 से 20 मिनट तक शेक करते हैं, इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सोल्यूट है वो सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाए। जब ये चला जाएगा तो फिर जाने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने दें, ये लेयर स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद आप टैप खोल लें, टैप खोलने के बाद आप पहले एक्वस लेयर को निकालें, उसे अलग कर लें, उसके बाद इसमें बच जाएगी ऑर्गेनिक लेयर, यानी आपके पास ईथर वाली लेयर बच जाएगी। ईथर वाली लेयर को अलग करें, अलग करके उसे ओपन एयर में रखें। ओपन एयर में रखेंगे, ईथर वोलेटाइल होता है। ईथर क्या होता है? वोलेटाइल। ये फौरन वेपर बनकर उड़ जाएगा और पीछे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट हासिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेथड एफिशिएंट कैसे हो सकता है? क्या हम एक ही वक्त ईथर लार्ज वन वॉल्यूम्स का ले लें और एक्वस लेयर के साथ मिलाकर इसको शेक करें, शेक करके और एक ही मरतबा में जान छुड़वा लें, या ईथर का थोड़ा सा वॉल्यूम लें, सॉल्यूशन के साथ शेक करें, सॉल्यूट हासिल करें, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम लें, शेक करें, फिर सॉल्यूट हासिल करें, फिर ईथर का थोड़ा सा वॉल्यूम लें, इसे सॉल्यूशन के साथ शेक करें और उसके थ्रू सॉल्यूट हासिल करें। अब ये क्वेश्चन है कि एक ही मरतबा लार्ज वॉल्यूम सॉल्वेंट का लेकर करें या थोड़ा थोड़ा लेकर हम उसे रिपीट करके सॉल्यूट को हासिल करें, कौन सा तरीका बेहतर है? तो बेटा जो आप थोड़ा थोड़ा लेकर उसे सॉल्वेंट को लेकर सॉल्यूशन के साथ शेक करके सॉल्यूट हासिल करेंगे, ये मच मच बेटर है, क्योंकि इसमें जब आप थोड़ा सा सॉल्वेंट लेकर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाता रहेगा। अगर आप एक ही मरतबा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेकर करेंगे एक्वस लेयर के साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है कम रहेगा और सॉल्यूट सिंगल लार्ज वन में, इसलिए एक्वस लेयर से ईथर में या सॉल्वेंट में कम मुंतकिल होगा बानिस्बत थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट लेकर सॉल्यूशन के साथ शेक करने से। एक तो ये रीजन। दूसरी रीजन हमें पता चलेगी पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, वो इसको बिल्कुल तफसीलन एक्सप्लेन करता है कि सिंगल वन जो एक्सट्रैक्शन है उसकी निस्बत स्मॉलर जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो मच मच बेटर क्यों है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन using small volumes of solvent is much efficient than single large one extraction of solvent। स्मॉलर वॉल्यूम सॉल्वेंट के लेकर एक्सट्रैक्शन करना ज्यादा बेटर है एक ही मरतबा सॉल्वेंट का ज्यादा वॉल्यूम लेकर एक्सट्रैक्शन करना। इसका जवाब एक लॉ में मौजूद है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन लॉ, पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
आइए फिर इस सवाल का जवाब पार्टीशन लॉ में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पाते हैं और इस लॉ को पढ़ते हैं, पार्टीशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, the solute distributes itself between two immiscible solvents in constant ratio of concentration irrespective amount of solute added। ये लॉ कहता है कि जो सोल्यूट है वो अपने आप को दो इनमिसिबल सॉल्वेंट में कांस्टेंट रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी सोल्यूट की अमाउंट का लिहाज किए बगैर, यानी एडेड अमाउंट का लिहाज किए बगैर अपनी जो रेशियो है दोनों में फिक्स रखेगा। अगर ज्यादा अमाउंट डालोगे तो भी अपनी कांस्टेंट रेशियो रखेगा, अगर कम अमाउंट डालोगे तो तब भी अपनी रेशियो कांस्टेंट रखेगा। तो इस लॉ के अंदर फिर जो कांस्टेंट रेशियो वाली टर्म है ये हमारे मतलब की है, यही हमारा जवाब देगी। तो कांस्टेंट जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, ये इसको हम कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और इस पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम जाहिर करते हैं के से। तो के क्या हुआ? द कांस्टेंट रेशियो ऑफ solute between two immiscible solvents at equilibrium, के इक्विलिब्रियम के ऊपर सल्यूट की दो सॉल्वेंट के अंदर जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो के कहलाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो के को मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय concentration of solute in aqueous layer, ये आपके पास पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। अगर आप सोल्यूट ज्यादा मिकदार में डालेंगे तो भी, अगर कम मिकदार में डालेंगे तो भी वो अपनी फिक्स रेशियो ऑर्गेनिक में रखेगा और फिक्स रेशियो सोल्यूट में। तो जवाब इसका हमेशा कांस्टेंट आएगा के। तो के जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी ठहरी, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से आजाद होती है, जितना मर्जी सॉल्वेंट डाल दे, जितने मर्जी सोल्यूट डाल दें, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। के कांस्टेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ amount
of solute independent amount of solvent only depend ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा होगी या टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कम होगी, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ रिलेट करती है। तो के कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जितना मर्जी सॉल्यूट की अमाउंट डाल दें, कम डाल दें, ज्यादा डाल दें, ये आजाद है। सॉल्वेंट की अमाउंट कम डाल दें, ज्यादा डाल दें, ये आजाद है। इस सवाल का जवाब भी हम तफसीलन अगली एग्जांपल में मालूम करेंगे। हम जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट वाटर एंड ऑर्गेनिक CCl4 के अंदर आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो उससे हमें के जो है ये आंसर देगा कि हाउ कैसे स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ एक्सट्रैक्शन आर मच बेटर देन लार्ज वन एक्सट्रैक्शन, कि कैसे सॉल्वेंट के थोड़े थोड़े वॉल्यूम लेकर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाए तो वो एक ही मर्तबा सॉल्वेंट का लार्ज वॉल्यूम लेकर एक्सट्रैक्शन करने से बेहतर है। ये के जवाब देगा, जो भी आपने मालूम किया है पार्टीशन कोएफिशिएंट के, डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोएफिशिएंट कहा जाता है इसको के। ये रेशो होती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर। तो आज हम देखते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है हमारे पास ऑफ पार्टीशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जी जो आयोडीन है ये इज सॉल्युबल इन CCl4, ये CCl4 में सॉल्युबल होती है, जबकि आयोडीन नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर वाटर के अंदर आयोडीन ले ली जाए इन वाटर और साथ ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड ले ली जाए तो आयोडीन वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। कैसे? पोटाशियम आयोडाइड अपने आयंस में टूटता है पोटाशियम और आयोडाइड में, और फिर आयोडीन जो है ये आयोडाइड के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड बनाती है, और ट्राई आयोडाइड जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्योंकि ट्राई आयोडाइड आयन पोलर है, वाटर भी पोलर है, इसलिए सॉल्युबल है, हो जाता है। आयोडीन जो है ये आपके पास क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेशीज है, ऑर्गेनिक नेचर ज्यादा रख रही है, इसलिए वाटर में ये कम सॉल्युबल होगी, लेकिन ये CCl4 में सॉल्युबल होती है। वाटर और CCl4 को जब हम यहां इकट्ठा डालेंगे तो CCl4 नीचे लेयर बनाएगा ड्यू टू हाई डेंसिटी CCl4 नीचे लेयर बनाएगा CCl, और वाटर जो है ये ऊपर लेयर बनाएगा ड्यू टू लोअर डेंसिटी, कि वाटर की डेंसिटी कम होती है CCl की निस्बत, इसलिए ये ऊपर लेयर बनाएगा हमारे पास। और अब इन दोनों सॉल्वेंट को लेकर दोनों इमिसिबल है, वाटर पोलर नेचर का है, इनऑर्गेनिक है, और CCl4 ऑर्गेनिक है,
नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हैं। तो इसके अंदर हमने आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है जी। इनमें जो CCl4 में आयोडीन होगी वो हल होती, जबकि वाटर के अंदर आयोडीन हल नहीं होती। वाटर के अंदर हम पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं। पोटाशियम आयोडाइड अपने आयंस में टूटता है पोटाशियम और आयोडाइड में, और वही आयोडाइड आयोडीन के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड बनाता है। ट्राई आयोडाइड पोलर आयन होता है और वाटर में हल होता है। इसलिए हमने इसको देखा है, इसी को समझा है। तो अब ये ट्राई आयोडाइड इन वाटर, जो CCl4 इन आयोडीन है, इसका कलर पर्पल होता है, और ट्राई आयोडाइड आयन का वाटर में जो कलर होता है ब्राउन होगा। तो आपके पास ये ऊपर वाली जो वाटर में मौजूद ट्राई आयोडाइड आयन होगा, यानी कि आयोडीन इन वाटर, ये ब्राउन कलर। नोट कर लें जी, इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से हमने जांचना है। और ये जो CCl4 वाली है, इसके अंदर ये आपके पास पर्पल कलर होगा। अब जो आयोडीन है, इन दोनों लेयर के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। CCl4 से इनके अंदर आयोडीन आयोडाइड के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड बनाकर वाटर में जा रहा होगा। उतनी रफ्तार से ट्राई आयोडाइड वापस टूट रहा होगा आयोडीन और आयोडाइड के अंदर। अब ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो बच्चों, K जो है आपके पास आयोडीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4, कंसंट्रेशन ऑफ ड्राई आयोडाइड इन एक्वस। और K इंडिपेंडेंट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट से, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, ये मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देकर समझाता हूं। सपोज करें कि आपके पास आयोडीन है 100% है। बाय दिस लॉ आयोडीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी दो के अंदर, एक इन CCl4, एक इन वाटर। सपोज करें 100% में से CCl4 में ये आयोडीन अपने आप को रखती है 75% और कांस्टेंट कर लेगी, और वाटर में रखती है 25% और कांस्टेंट कर लेगी। अब आयोडीन कम या ज्यादा डालें, वो हमेशा CCl4 में अपने आप को 75% कांस्टेंट रखेगी और वाटर में 25% कांस्टेंट रखेगी। अब जब यहां इन वैल्यूज को लोगे 75% इन CCl4 डिवाइडेड बाय 25 इन वाटर, तो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब सपोज करें हम 10 ग्राम आयोडीन लेते हैं। कितने ग्राम? 10 ग्राम आयोडीन। तो इसमें से 75% यानी 75%, यानी 10 ग्राम का 75% 7.5 ग्राम CCl4 में रखेगी, और 10 ग्राम का 25% यानी 2.5 ग्राम जो है वो आपके पास वाटर में रखेगी। अब यहां इनको रखोगे 75 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर कांस्टेंट आएगा। अब हम अमाउंट ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो हम 100 ग्राम आयोडीन ले लेते हैं। कितने ग्राम? 100 ग्राम आयोडीन। तो 100 ग्राम का 75% यानी 75 ग्राम CCl4 में रखेगी और 25 ग्राम वाटर में रखेगी। अब इन अमाउंट को ले लें, 75 डिवाइडेड बाय 25, आंसर फिर कांस्टेंट रहेगा। अब हम आयोडीन की मिकदार अगर और ज्यादा कर लेते हैं, 1000 ग्राम। कितनी कर रहे हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में मसलन 1000 ग्राम का जो 75% है वो होता है 750 ग्राम, ये CCl4 में रखेगी, और 1000 ग्राम का 25% होता है 250 ग्राम, ये अपने आप को वो रखेगी वाटर के अंदर। फिर यहां अमाउंट ले लें, 750 डिवाइडेड बाय 250, आंसर फिर कांस्टेंट आएगा। मतलब ये कि आयोडीन की कम या ज्यादा मिकदार डालें, आयोडीन अपने आप को दोनों लेयर के अंदर कांस्टेंट कंसंट्रेशन के अंदर फिक्स रखती है, इसलिए K कांस्टेंट रहता है। अब देखें, अगर आपने 10 ग्राम डाला तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर सेम आया। अगर आपने 100 ग्राम डाला
75 डिवाइडेड बाय 25, आंसर सेम आया। अगर आपने 1000 ग्राम डाला 750 डिवाइडेड बाय 250, आंसर सेम आया। कि आपने आयोडीन को कम या ज्यादा डाला, उसने अपने आप को दोनों लेयर के अंदर कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रखने की वजह से आंसर जो के है ये कांस्टेंट आता है। तो के सल्यूट से भी आजाद हुआ कि जितनी मर्जी मिकदार डालें सल्यूट की, कम या ज्यादा, के हमेशा आजाद होता है और सल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह सॉल्वेंट को कम या ज्यादा डालें, ये आजाद होता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू रखते हैं, सपोज एग्जांपल है, इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो हम CCl4 और वाटर की वजह से इसको समझते हैं। आयोडीन जो है, सपोज करें, सपोज है जी 100%, अपने आप को 100% में से 75% इन CCl4 में रखेगी, कांस्टेंट कर लेगी, और 25% इन वाटर कांस्टेंट कर लेगी। अब अगर हम ऑन एडिंग CCl4 डालें, CCl4 डालने पर CCl4 की मिकदार क्या हो जाएगी? ज्यादा। CCl4 की जब मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर आयोडीन की जो अमाउंट है ये कम हो जाएगी, क्योंकि पहले अमाउंट CCl4 के अंदर सपोज करें 75% है। अब जो आपने न्यू CCl4 डाला है तो अब CCl4 की अमाउंट हो गई ज्यादा, वो 75% जो पहले वाली है वो अब तो 75% नहीं रहेगी, 75% नहीं रहेगी, बल्कि वो अब कम हो गई है। तो आयोडीन अपने आप को CCl4 के अंदर कांस्टेंट करने के लिए वाटर से ट्रायोआयोडाइड आयन टूटेंगे और वापस आयोडीन और आयोडाइड की तरफ चले जाएंगे। ट्रायोआयोडाइड आयन टूटेंगे आयोडाइड में और आयोडीन। ट्रायोआयोडाइड आयन के टूटने पर आयोडीन CCl4 में ज्यादा हो गई है और आयोडीन फिर नए माहौल के मुताबिक 75% इसमें अपने आप को कांस्टेंट कर लेगी। अब CCl4 में आयोडीन ज्यादा हुई है तो ट्राईआयोडाइड आयन उतना ही कम हुआ है, जवाब कांस्टेंट रहेगा। जितना ट्राईआयोडाइड आयन टूटा है उतना आयोडीन में ऊपर इजाफा हुआ है नोमिनेटर में, उतनी डिनोमिनेटर में कमी हुई है, आंसर कांस्टेंट रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा और के इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट रहेगा। और फिर जो ब्राउन कलर है वो मध्यम हो जाएगा और पर्पल कलर ज्यादा होगा। इसका मतलब है रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब ट्रायोआयोडाइन टूटेगा ट्रायोआयोडाइन की मिकदार कम होगी, वाटर के अंदर जो ब्राउन कलर है वो ट्रायोआयोडाइड आयन की वजह से, जब ये टूटेगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ब्राउन कलर कम होगा, और इधर आयोडीन ज्यादा होगी और CCl4 में पर्पल कलर आयोडीन की वजह से है तो पर्पल कलर ज्यादा होगा। तो ये इज़हार करेगा रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। ब्राउन कलर का मध्यम होना, पर्पल कलर का ज्यादा होना, रिएक्शन जो है शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ऑन एडिंग CCl4 रिएक्शन शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। इस तरह आप CCl4 को ज्यादा करते जाएं, तो CCl4 को जब ज्यादा करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा CCl4 डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा CCl4 डालते जाएंगे, हर मर्तबा उसके अंदर आयोडीन की जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो पहले के मुकाबले में कम होती जाएगी और आयोडीन अपने आप को कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा ट्रायोआयोडाइड यहां टूटेगा और आयोडीन जाकर CCl4 में ऐड होती जाएगी। आयोडीन अपने आप को CCl4 में ज्यादा से ज्यादा लाती जाएगी और कांस्टेंट करती जाएगी और इस तरह आपके पास ट्राईआयोडाइड से जो ट्राईआयोडाइड है वो आयोडीन में जाता जाएगा और CCl4 के अंदर आयोडीन जो ऑर्गेनिक सोल्यूट है वो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। तो बच्चों ये साबित हुआ फिर के जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है और ये चाहे सोल्यूट कम डालें या ज्यादा डालें के हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सॉल्वेंट कम डालें या ज्यादा डालें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आपने CCl4 ऐड करने पर, वाटर ऐड करने पर देख लिया कि के की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इस सवाल का आंसर के अगर हम थोड़ा थोड़ा
वॉल्यूम लेकर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में चली जाती है और ज्यादा सल्यूट हासिल होता है। इसका जवाब ये है कि जब भी आप थोड़ा सा सॉल्वेंट लेकर करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट, तो हर मर्तबा सल्यूट को अपने आप को CCl4 में कांस्टेंट रखने के लिए वाटर से CCl4 की तरफ जाना पड़ेगा। जब हर मर्तबा जब तुम CCl4 ज्यादा डालोगे तो पहले के मुकाबले में आयोडीन की मिकदार इसमें कम हो जाएगी। आयोडीन को अपने आप को इसके अंदर कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए आयोडीन ज्यादा से ज्यादा वाटर की लेयर से इसकी तरफ मूव करेगा और अपने आप को कांस्टेंट करेगा, और हर मर्तबा स्मॉलर वॉल्यूम डालने पर ऐसा प्रोसेस होगा, और जिसकी वजह से ज्यादा सल्यूट जो है वो एक्वस से जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। अगर तुम एक ही मर्तबा लार्ज सिंगल वॉल्यूम ले लोगे, एक ही मर्तबा लार्ज सिंगल वॉल्यूम सॉल्वेंट का ले लोगे, तो वो एक ही मर्तबा अपने आप को वाटर से ले जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वहां पर जाकर कांस्टेंट कर लेगा, वहां पर कम मिकदार शिफ्ट करेगा। लेकिन इसकी निस्बत अगर तुम स्मॉलर वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम लेकर करोगे तो हर मर्तबा सल्यूट को अपने आप को CCl4 में कांस्टेंट रखने के लिए वाटर से CCl4 की तरफ जाएगा और ज्यादा जो सल्यूट है वो वाटर से CCl4 में मुंतकिल हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ कि आपके पास जो स्मॉलर वॉल्यूम लेकर आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो ये लार्ज वन की निस्बत बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें स्मॉलर वॉल्यूम में ज्यादा सल्यूट जो है वो एक्वस लेयर से आपके पास सॉल्वेंट में चला जाएगा बानिस्बत सिंगल लार्ज वन एक्सट्रैक्शन की निस्बत। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ, तो बी हैप्पी, हमेशा हमेशा खुश रहें। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये बेटर मेथड है ऐसे सल्यूट के लिए जो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, उनको अलहदा करने के लिए बड़ा बेटर, क्योंकि इसमें हीटिंग प्रोसेस नहीं है। 25 सेंटीग्रेड के ऊपर आयोडीन के K की वैल्यू 85% होती है, तो फिर तुम आराम से स्मॉलर वॉल्यूम लेकर इस तरह ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा सल्यूट को आप एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मुंतकिल कर सकते हो बानिस्बत इसके कि एक मरतबा लार्ज वन सिंगल वॉल्यूम लें। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसे सल्यूट के लिए जो कि थर्मली अनस्टेबल होते हैं या वोलाटाइल होते हैं उनके लिए बेटर है, क्योंकि इसमें हीटिंग प्रोसेस नहीं होता, इसमें आग लगने का कोई डर नहीं है। उसकी निस्बत क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन की निस्बत, क्योंकि सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन में हीटिंग प्रोसेस है, वहां पर ऐसी सब्सटेंस जो थर्मली अनस्टेबल है या वोलाटाइल है आग पकड़ सकती है, आग पकड़ लेती है और वेपर बनकर उड़ जाती है। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़िया खुश रहें, हैप्पी रहें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।